आज हम फिर से एक नए एग्ज़ाम, ठीक है, यूपी यूपीएससी ई पी एफ ओ यूपीएससी ई पी एफ ओ, ठीक है, के लिए एक बुक लेकर आए हैं। जिस बुक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। चैप्टर 1 है श्रमिक विधि यानी लेबर लॉ, ठीक है। श्रम मीन्स होता है काम करना, यानी कि जो वेतन जो श्रम दिया जाता है। देखते हैं क्या है श्रम का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। श्रम का लंबा और पुराना इतिहास है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के नज़रिए से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के नज़रिए से वर्तमान में जो श्रमिकों की दशाएं हैं वह पहले अनुसृत थी, ठीक है। श्रम की को वस्तु के परिप्रेक्ष्य में समझा जाता था। श्रम को वस्तु के परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है, इसी कारण श्रम का व्यापार किया जाता था। यानी कि श्रम को जो वस्तु है ना, कोई भी चीज़ है ना, उसके अकॉर्डिंग ही समझा जाता था कि, ठीक है। और इस हिसाब से दास नामक प्रथा का जन्म हुआ था, ठीक है। दास नामक प्रथा का जन्म हुआ था। दासता और दास का इतिहास दुनिया के सभी हिस्सों में नजर आता है और दासों के शोषण की कहानियाँ किसी से छुपी नहीं है। इसी कारण इस इतिहास के अध्ययन में एक अध्याय दास युग भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। मतलब दास युग से तात्पर्य ये है कि ऐसा युग जहाँ पर दास मतलब लोगों को गुलाम बनाया जाता था, ठीक है, उनको खरीदा बेचा जाता था। प्राचीन काल में जब औद्योगिक क्रांति के पूर्व लाइसेज फेयर थ्योरी लागू हुई, जिसका आधार संविदा की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर फ्रीडम। पूंजीपति और नियोजक श्रमिकों से व्यक्तिगत संपर्क और संविदा करता था। ऐसे में वह समान कार्य के लिए समान मजदूरी के नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं था। जैसे कि 3 लोग हैं और उन 3 लोगों से वो समान काम ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समान कार्य पर सबको समान वेतन ही देगा। ऐसा नहीं है, वो अपने विवेक के अनुसार किसी को ज़्यादा दे सकता है, किसी को कम दे सकता है। इस टाइप की प्रथाएं उस टाइम प्रचलित थी। इस तरह मनमानीपन की प्रथा प्रथा प्रचलित थी। मजदूरी का मूल्य, ठीक है, मजदूरी का मूल्य नियोजक के विवेकाधिकार पर था। इसके नाते मजदूरों की मजदूरी में बड़ी विषमता थी। अपने असंतोष को श्रमिक अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति और व्यवस्था के कारण प्रकट करने में सर्वथा असमर्थ था। कोई भी गारंटी नहीं थी, चाहे वह बात मजदूर के समय की हो या अन्य सामाजिक आर्थिक स्थिति व सब व्यवहार की, ठीक है। यानी कि मजदूर कुछ कह भी नहीं पाता था। सरकार के स्तर पर इस नियोजक व श्रमिकों के बीच व्यवहार में कोई हस्तक्षेप नहीं था। यानी कि जो सरकार थी ना, वो नियोजक और श्रमिकों के बीच व्यवहार में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी कि नियोजक श्रमिकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। संविदा वैयक्तिक होने के नाते उसे कभी भी तोड़ा जा सकता था, लेकिन समय के बदलाव के साथ श्रमिकों की इस स्थिति से उबरने और उनकी दशा में सुधार लाने का प्रयास किया गया। इस सुधार के क्रम में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की संकल्पना अपरिहार्य हुई, ठीक है। जब ये सब चल रहा था तो उसी समय एक, ठीक है, उनकी जो दशाएं थीं, जो दास प्रथा थी, उसको सुधार लाने के लिए, ठीक है, नए नए तरह से लोगों ने सुधार करने के लिए क्या प्रयास किया। उन सुधार किए गए प्रयासों में वेलफेयर स्टेट की संकल्पना प्रस्तुत हुई। सरकार का हस्तक्षेप बढ़ा। पहले सरकार हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन अब उसका हस्तक्षेप बढ़ गया। सरकार के द्वारा शिक्षा के प्रसार में हुई वृद्धि ने श्रमिक शोषण को कम करने का प्रयास किया, ठीक है। शिक्षित श्रमिकों ने श्रमिक संघ बनाना शुरू किया। यद्यपि श्रमिक संघ और नियोजक के बीच टकराव होने स्वाभाविक था। पहले ऐसा था कि जो श्रमिकों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था, लेकिन जब धीरे धीरे शिक्षा का प्रभाव बढ़ा
तो कई लोग शिक्षित हुए तो उन्होंने सही और गलत की पहचान करना सीख लिया। जब सही और गलत की पहचान करना सीख लिया तो उन्होंने आवाज़ उठाई श्रमिकों के लिए, जिसमें एक संकल्पना कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की संकल्पना प्रस्तुत हुई। ठीक है। शिक्षित श्रमिकों ने श्रमिक संघ बनाना शुरू किया। यद्यपि श्रमिक संघ और नियोजक के बीच टकराव होना स्वाभाविक था, परिणाम स्वरूप श्रमिकों के हितों का संरक्षण और अधिकारों की गारंटी दी गई। इसलिए बाद में श्रम और पूंजी को समान महत्व दिया गया। पहले समान महत्व नहीं था, यानी कि सेम वर्क के लिए सेम मनी, ठीक है, सेम वेजेस नहीं दिया जाता था। लेकिन अब शिक्षा के प्रसार से जो टकराव हुए, उस टकराव से श्रम और पूंजी को समान बांटा जाने लगा, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। आज विश्व एक ग्लोबल विलेज की तरह हो चुका है, इसलिए श्रमिकों को अब एक निश्चित दायरे में हम सीमित ना पाकर विश्व स्तर पर देख सकते हैं। आवागमन के साधनों की प्रचुरता और सूचना प्रौद्योगिकी में, ठीक है, ओके, बड़ी ही प्रभावी भूमिका निभा रही है। अंतर्राज्यीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि पहले अंतर्राज्यीय था, अब अंतर्राज्यीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का अधिकाधिक आवर्जन यानी इमिग्रेशन और माइग्रेशन व्यापक स्तर पर हो रहा है। अब यह भूमंडलीय के क्षेत्र का भी विस्तार बन चुका है। भारत ने भी कल्याणकारी राज्य होने का उदाहरण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रस्तुत किया। भारत का संविधान श्रम और श्रमिकों के हितों का व्यापक संरक्षक बनकर उभरा है तथा सामाजिक सुरक्षा को स्वीकृत दिया है। भारत में श्रम विधानों का इतिहास। भारत में ब्रिटिश काल औपनिवेशिक काल था। भारत में ब्रिटिश काल औपनिवेशिक काल था। ब्रिटिश लोगों ने हमेशा अपने हितों का संरक्षण किया। इन्हीं हितों के संरक्षण में श्रम कानूनों का भी प्रयोग किया गया। 1919 के पूर्व भारत में सर्वाधिक क्रियाकलाप रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियमों, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 और अन्य के द्वारा होता है था। इस समय तक श्रमिक विधियों की इन मूल विधियों में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में सबसे पहले श्रमिक विधि को लेकर नीति बनाई गई और केंद्र सरकार को श्रम पर पूर्णतः विधायन बनाने का काम दिया गया। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि किस अधिनियम में सबसे पहले श्रमिक विधि को लेकर नीति बनाई गई। श्रमिक विधि मतलब श्रमिक लॉ, यानी कि आप श्रमिक, ठीक है, यानी कि नियम बोल सकते हो, ठीक है। श्रमिक विधि को लेकर नीति बनाएगी तो है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हो। वहीं पर प्रांतीय सरकारों को केवल आरक्षित विषयों यानी कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, जो श्रम से संबंधित थे, उन्हीं पर विधान बनाने की अनुमति दी गई। यानी कि श्रम से रिलेटिव जो भी सब्जेक्ट्स हैं ना, प्रांतीय सरकार को यह अधिकार दिया गया कि जो जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उनके आधार पर, ठीक है, विधान बनाने की अनुमति दे दी जाए, यानी कि कानून बना सकते हैं। यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ना श्रम के ऊपर, तो 1919 में भारत सरकार ने ये अधिकार दे दिया। श्रम संबंधी विधान को लेकर भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ और विकास हुआ। अब श्रम विधान को 3 श्रेणियों में बांटा गया: संघीय सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची, ठीक है। यानी कि पहला विकास हुआ 1919 में, 1919 से स्टार्टिंग हुआ और 1935 में, इसके बाद 1919 के बाद 1935 में इसमें कुछ और सुधार किए गए और विकास किया गया। जब 1935 में कुछ विकास हुआ तब संविधान को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया: एक संघीय सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची, ठीक है। श्रम विधि के विकास में निम्नलिखित कमीशनों और कमेटियों का भी योगदान रहा है। अब देखो कमीशन और कौन सी कमेटियां हैं, तो रॉयल कमीशन आयोग, ठीक है, 1929,
रॉयल कमीशन आयोग श्रम से रिलेटिव है? तो लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी 1944, बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इंक्वायरी कमेटी 1937, बिहार लेबर इंक्वायरी कमेटी 1938, बिहार लेबर इंक्वायरी कमेटी, अदाकार कमेटी 1943 और फोरी कमेटी। ठीक है, अब पहले इस चीज़ को देख लो कि रॉयल कमीशन आयोग और लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इंक्वायरी कमेटी, बिहार लेबर इंक्वायरी कमेटी, अदाकार कमेटी, भौरे कमेटी। ठीक है, जो रॉयल कमीशन आयोग कब बना? 1929 में। ठीक है, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी कब बनी? 1944 में। बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इंक्वायरी कमेटी कब बनी? 1937 में। और बिहार लेबर इंक्वायरी कमेटी बनी 1938 में। अदाकार कमेटी बनी 1933 में, 43 में, और भौरे कमेटी बनी है। ठीक है, तो ये आप किसी जगह नोट कर लेना, ये चीज़ें हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में या आने वाले टाइम में आपको इससे कुछ तो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको हम 2 डाल लेते हैं। जो भी हम डालें उसको आप कहीं लिख भी लेना। लेबर कॉन्फ्रेंस, लेबर कॉन्फ्रेंस 1943 की अनुशंसा के आधार पर 1944 में लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी की नियुक्ति हुई थी। 1943 में की अनुशंसा के आधार पर 1944 में, ठीक है, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी की नियुक्ति हुई। ठीक है, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी की नियुक्ति हुई, ये वही है जो आप देख रहे हैं। सेकंड नंबर, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी 1944। ये किसकी अनुशंसा पे हुई? अदाकर कमेटी की अनुशंसा पर हुई। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हो। इस समिति का प्रभाव यानी कि इस कमेटी का प्रभाव इस प्रकार हुआ है कि वर्तमान विधानों में संशोधन हुआ तथा साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद बनाए गए कानूनों में इसकी अनुशंसा को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में श्रम प्रावधानों से स्पष्ट पता चलता है कि इसे कॉन्फ्रेंस का किस हद तक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, यानी कि 1943 कमेटी के आधार पर एक नई कमेटी लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, ओके। स्वतंत्रता के बाद श्रम कानूनों का विकास, स्वतंत्रता के बाद श्रम कानून जो भी उनका विकास हुआ है उनके बारे में देखते हैं। तो मुख्य रूप से अतीत से सीखे गए तमाम नए अनुभवों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आए नए नए विचारों ने भारत में स्वतंत्रता के बाद बनाए जा रहे श्रम कानूनों पर विशेष प्रभाव डाला। इसका अध्ययन इस आलेख से कर सकते हैं। अब आलेख क्या है वो आगे देखेंगे, लेकिन पहले इसमें से हम क्या क्या नोट कर सकते हैं वो चीज़ें देख लो। फिलहाल तो ये पूरा का पूरा हमें नोट करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमें नोट करना है। और उसके बाद नोट क्या करना है, थोड़ा ये भी नोट कर लेना किसकी सिफारिश पर हुई थी। लेबर कॉन्फ्रेंस 1943 की अनुशंसा के आधार पर 1944 में लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी की नियुक्ति हुई। ठीक है, और भी कुछ क्या है, और ये वाला नोट कर लेना, भारत सरकार अधिनियम 1919 सबसे पहले श्रमिक विधि को लेकर नीति बनाई थी और केंद्र सरकार को श्रम पर पूर्णतः विधान बनाने का काम दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो पहले थोड़ा विकास हुआ उसके बाद 1935 में कुछ और विकास किया गया। अब विकास के तौर पर उसे 3 श्रेणियों में बांट दिया गया, संघीय सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लेना किसी भी जगह। अब देखते हैं इसके आगे क्या चल रहा था कि मुख्य रूप से अतीत से सीखे गए तमाम नए अनुभवों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आए नए नए विचारों ने भारत में स्वतंत्रता के बाद बनाए जा रहे श्रम कानूनों पर विशेष प्रभाव डाला। इसका अध्ययन इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना के माध्यम बनाना। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को माध्यम बनाना। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, ठीक है, विकास हुआ। अब श्रम विधान विधान देखते हैं कि किस किस तरह से श्रम का विधान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से उत्पन्न नए विचार तथा संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारतीय संविधान से वर्तमान व अतीत के कमीशनों और कमेटियों की अनुशंसाएं से, ठीक है, श्रम विधान में विकास हुआ है। संविधान की उद्देशिका ही इस बात की
को स्पष्ट करती है कि हमारा राज्य कल्याणकारी और समाजवादी है। ठीक है, इसमें सभी नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के आदर्श तथा प्रावधान अंतर्निहित हैं। इन्हीं बातों के आधार पर श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को दो प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को दो प्रकार से अध्ययन किया जाता है, संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा और सांविधिक विधियों के द्वारा। संविधान की उद्देशिका ही इस बात की स्पष्ट करती है कि हमारा राज्य कल्याणकारी और समाजवादी है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि हमारी संविधान की उद्देशिका क्या स्पष्ट करती है। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है कि कल्याणकारी और समाजवादी, या कुछ भी आ सकता है, तो आप इसको भी किसी जगह नोट कर लेना। ठीक है, कि कल्याणकारी और समाजवादी ठीक है इसमें सभी नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के आदर्श प्रावधान हैं। इन्हीं बातों के आधार पर श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को दो प्रकार से अध्ययन किया जाता है, संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा और स्टैच्यूटरी लॉ विधियों के द्वारा। संवैधानिक उपबंध देखते हैं। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध किया गया है। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्वों देखते हैं। अनुच्छेद 38 जो राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देते हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करती हैं। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य का वह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वह अपनी नीति इस प्रकार संचालित करेगा कि स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय के भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम सामूहिक हित में आवंटन हो, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिसमें धन और उत्पाद साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, सभी महिलाएं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, पुरुषों और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की कुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं हो, आर्थिक अवस्था से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो, बालकों को स्वतंत्र और गर्मामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवयी व्यक्तियों के शोषण से आर्थिक और नैतिक परित्याग से रक्षा की जाए। ठीक है, ये सब बातें डीपीएसपी में मिलती हैं, यानी कि निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 43 देखो क्या कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि के बारे में उपबंधित करता है। इसके अंतर्गत राज्य उपयुक्त विधान और आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं एवं सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और विशिष्टताएं ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 43 का कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने से संबंधित है। इसके अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अनुच्छेद 23 कहता है कि इसके अनुसार मानव का दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम को प्रतिषेध किया गया है। 24 कहता है कि इनके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये कुछ आर्टिकल्स यानी कुछ अनुच्छेद हैं जिसमें श्रम को किस तरह दिया जाएगा, श्रम के बारे में हमारे संविधान में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, और हमारा संविधान श्रम से रिलेटेड लोगों की कैसे रक्षा करता है, ये सब बातें संविधान प्रावधानों में के द्वारा कही गई हैं। ठीक है,
देखो, अनुच्छेद 38 कहता है कि जो राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं का अनुप्रमाणित करता है। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य का एक कर्तव्य अध्यारोपित करता है कि वह अपनी नीति इस प्रकार संचालित करेगा कि स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दे। ठीक है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम सामूहिक हित में आवंटन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेतित ना हो। सभी महिला पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। सभी महिला पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की कुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं, और आर्थिक अवस्था से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। बालकों को स्वतंत्र और गर्मामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। बालकों और अल्प व्यय व्यक्तियों के शोषण से आर्थिक और नैतिक परित्याग से रक्षा की जा सके। ये सब कही गई है अनुच्छेद 39 में, ये बातें। ठीक है। अनुच्छेद 39 काफी बड़ा है। आपको क्या क्या याद रखना है? आपको तो एक ही याद रखना है अनुच्छेद 39 में। ठीक है। आपको ये भी रखना है, सभी महिलाओं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की कुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं हो। आर्थिक अवस्था से विवश होकर नागरिक को ऐसे रोजगार न करना पड़े जो आयु शक्ति से अनुकूल ना हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेतित ना हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों को सर्वोत्तम सामूहिक रूप से आवंटन हो। स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। एक ये भी। ठीक है। ये तीन आप विशेष रूप से ध्यान रखना अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में उपबंधित करता है। इसके अंतर्गत राज्य उपयुक्त विधान और आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और विशिष्टताएं ग्राम में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने से संबंधित है। ठीक है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने से संबंधित है। इसके अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अनुच्छेद 23 और 24 वही कहता है, बलाश्रम। ठीक है। इसके अनुसार मानव का दुर्व्यापार या बलाश्रम का प्रतिषेध किया जाएगा। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को किसी अन्य कारखाने या खाम जोखिम भरे काम नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है। ये सब हमारे संविधान में कहा गया है। तो आपको तो ये तो याद ही रखना है, ये दोनों जो हमारे मूल अधिकार है। ओके। और इन दोनों को छोड़कर ये दोनों हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक है। हमारे मूल अधिकार में श्रम के बारे में क्या क्या कहा गया है कि किस प्रकार श्रम के लिए क्या क्या नियम हैं हमारे संविधान में। ठीक है। और बाकी जो ऊपर वाले हैं ना, वो सब डीपीएसपी यानी कि नीति निषेध तत्वों में सम्मिलित किए गए हैं। श्रम कानूनों का समेकन। वेतन संहिता विधेयक 2019, वेतन संहिता विधेयक 2019, कोड ऑन बेजिस बिल 2019। आवश्यकता देखते हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक को सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों का समेकन कैसे हुआ है? वेतन संहिता विधेयक 2019 है कि वेतन संहिता विधेयक 2019, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है कि राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक को सुनिश्चित करने के लिए ये आया है। उद्देश्य इसका क्या था कि विभिन्न अधिनियमों जैसे पारिश्रमिक भुगतान 1936, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
को जो पारिश्रमिक कानूनों से संबंधित हैं समेकित करना है। ठीक है, यानी कि जो वेतन संहिता विधेयक 2019 पारित किया गया था, उस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य ये था कि जो पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम है, जो 1936 का, 48 का, 65 का और 76 का, इन सभी कानूनों को एक में समेकित कर लिया गया है। यानी कि 1919 जब वेतन संहिता विधेयक 2019 पढ़ोगे ना, तो आपको ये जो जो भी पारिश्रमिक भुगतान है और न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम है, बोनस भुगतान है, समान पारिश्रमिक अधिनियम है, इन सबको एक में जोड़ लिया गया है। ये सब आपको वेतन संहिता अधिनियम में मिल जाएंगे, विधेयक में मिल जाएंगे। ठीक है, मुख्य प्रावधान देखते हैं। यह संहिता सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी संस्थानों या निर्माण या पेशे पर लागू होगी। पारिश्रमिक में भत्ता, वेतन या मैट्रिक रूप से सम्मिलित अन्य घटक भी होते हैं, बोनस और यात्रा भत्ता छोड़कर। यह केंद्र और राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों के पारिश्रमिक से संबंधित निर्णयों के निर्धारण में अंतर स्पष्ट करता है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एक वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिससे कम न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वेतन संहिता विधेयक 2019 है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक को सुनिश्चित करने के लिए है, जो जो है, यानी कि वेतन को सुनिश्चित करने के लिए ये किया गया है कि जो वेतन है वो वेतन मिनिमम मिनिमम ठीक है, मिनिमम सैलरी की बात की गई है कि एक मिनिमम सैलरी निश्चित कर दी जाए। इस सैलरी के हिसाब से सभी को समान कार्य के लिए सभी को वेतन मिलेगा। उद्देश्य क्या था? ठीक है, उद्देश्य ये था कि जो विभिन्न अधिनियम हैं उनको सिर्फ एक ही वेतन संहिता विधेयक में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसके अगर बाई चांस कभी भी वेतन संहिता विधेयक पढ़ेंगे तो उस विधेयक में हमको इन सब चीज़ों के बारे में कानूनी तौर पर पता लग जाएगा कि ये सब हमारे कानून में ये सब बातें कही गई हैं। और ठीक है, और इस चीज़ पर हमारे मतलब हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमें कभी भी कोई भी असुविधा हुई तो। मुख्य प्रावधान देखते हैं कि यह संहिता सरकारी, अर्धसरकारी और निजी संस्थानों या निर्माण या पेशे पर लागू होगी। पारिश्रमिक में भत्ता, वेतन और मौद्रिक रूप से सम्मिलित अन्य घटक भी होते हैं, बोनस और यात्रा भत्ता छोड़कर। यह केंद्र और राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों के पारिश्रमिक से संबंधित निर्णयों के निर्धारण में अंतर स्पष्ट करती है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एक वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिसे कम न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण नहीं किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम संहिता 2017 आवश्यकता देखते हैं। किसी भी सामाजिक सुरक्षा के तहत वर्तमान श्रमिकों को 90% संख्या को समाविष्ट किया गया है। किसी सामाजिक सुरक्षा के तहत वर्तमान श्रमिकों को की 90% संख्या को समाविष्ट किया गया है, श्रम बाजार में बहिष्करण और उत्पन्न विकृतियों से बचने के लिए। श्रम बाजार में बहिष्कृत और उत्पन्न विकृतियों से बचने के लिए मुख्य प्रावधान देखते हैं। कर्मचारी की परिभाषा श्रमिकों के वर्गीकरण के अंतर्गत स्थायी, अस्थायी, कैजुअल, कमीशन कर्मचारी, औपचारिक, अनौपचारिक, घरेलू, मौसमी श्रमिक सभी प्रकार के रोजगार शामिल हैं। अंशदान हेतु एक उचित प्रतिशत आधारित संरचना, सामाजिक आर्थिक श्रेणी और न्यूनतम अधिसूचित पारिश्रमिक को इस संहिता के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक पारदर्शी तथा निष्पक्ष आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नवीन दृष्टिकोण प्रस्तावित करता है। पारिश्रमिक सीमा नामक पद में भुगतान योग्य योगदान पर अधिकतम सीमा को निर्धारित करना है, जबकि आय सीमा नामक पद पर आसन सरकार की दो भिन्न श्रमिक वर्गों हेतु दो भिन्न प्रकार की योजनाओं के प्रावधान हेतु सक्षम बनाना है। इसके अंतर्गत कंट्रीब्यूशनल ऑगमेंटेशन फंड की स्थापना की जाएगी, जिसमें सरकार श्रमिकों और सामाजिक सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं। ठीक है, एक फंड बनाया जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑगमेंटेशन
की स्थापना की जाएगी, यानी कि एक फंड के तौर पर एक स्थापना की जाएगी, एक कमेटी, ठीक है, जिसमें सरकार श्रमिकों और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देने के लिए अब धन व्यय करेगा। राष्ट्रीय स्थिरीकरण कोष का उपयोग पूरे देश में इस योजना के कोषों के सामंजस्य हेतु किया जाएगा तथा इसका प्रावधान केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक 2019। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल समिति विधेयक 2019, ठीक है, आवश्यकता देखते हुए मानकों की व्यवस्था करता है तथा उन सभी कारखानों पर लागू होता है जिनमें कम से कम 10 श्रमिक कार्यरत हैं। यह कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996, ठेका श्रम अधिनियम 1970 जैसे 13 श्रम कानूनों को स्वीकृत करता है। ठीक है, जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक 2019 है वो 13 श्रम कानूनों को स्वीकृत करता है, जिसमें कारखाना अधिनियम 1948 वाला, खान अधिनियम 1952, भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 और ठेका श्रम अधिनियम 1970 आदि हैं। मुख्य प्रावधान देखते हैं इसका कि कारखानों में वार्षिक स्वास्थ्य जांच को अनिवार्य बना दिया गया है तथा इसका खर्च नियोक्ता को उठाना पड़ता है। सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र जिसमें वैधानिक लाभों के प्रति उनके अधिकार का उल्लेख किया गया है। कार्य के दौरान मृत्यु या घायल होने पर कर्मचारियों के परिवारों को अर्थदंड का कम से कम 50% राहत उन्हें प्रदान किया जा सकता है। सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड तथा राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार के निकायों की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। विभिन्न प्रकार की जांच हेतु प्रस्तावित क्षेत्राधिकार के साथ समन्वयकों की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है। अनुबंधित श्रमिक प्रदान करने वाले प्रत्येक ठेकेदार के लिए लाइसेंस अनिवार्य की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो अभी समझते हो ना, जो ठेकेदारों का अलग से लाइसेंस होता है, ये सब ठीक है इसी में अनिवार्य है। प्रवासी मजदूरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भत्ता तथा विस्थापन भत्ता जैसे प्रस्ताव हैं, जैसे कि जो मजदूर बाहर किसी दूसरे देश से आए हैं, ठीक है, उनके लिए यात्रा भत्ता और विस्थापन भत्ता अलग जैसे प्रस्ताव भी रखे गए हैं। खतरनाक प्रक्रियाओं संबंधित कारखानों की स्थापना के लिए किए गए आवेदनों की जांच हेतु साइट अप्राइजल कमेटी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी देखते हैं। डॉक्टर अनूप सतपथी की अध्यक्षता की समिति की रिपोर्ट जारी हुई है। एक समान न्यूनतम मजदूरी 9,750 रुपये प्रति माह और 5 क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार 8,892 से 11,622 रुपये, ठीक है, प्रति माह के अनुसार की गई है। पृष्ठभूमि देखते हैं। इसमें न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियाँ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के मापदंडों की अनुपस्थिति को भारतीय मजदूरी कॉन्फ्रेंस और सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा द्वारा संबोधित किया गया है। न्यूनतम मजदूरी में सुधार की मांग और एक राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने की अनुशंसा की गई है। मजदूरी संहिता विधेयक 2017 में विशेषज्ञ समिति को कार्य पद्धति निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है। देश भर में एक समान जीवन निर्वाह मापदंडों को सुनिश्चित करना है। न्यूनतम मजदूरी कानून के सरल क्रियान्वयन और अनुपालन हेतु प्रमुख प्रावधान देखते हैं। डॉक्टर अनूप सतपथी की समिति की अनुशंसा है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के वर्तमान मापदंडों को अद्यतित करने की आवश्यकता है। एक राष्ट्रीय रूप से प्रतिनिधित्वपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार खाद्य बास्केट को विस्तार से स्पष्ट करने की आवश्यकता है। गैर पादप वस्तुओं पर आवश्यक व्यय का अनुमान लगाने के लिए समिति वस्तुओं को 2 समूहों की आवश्यक और पादप वस्तुएं तथा अन्य गैर खाद्य वस्तुएं पहचान करती हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के लिए एकल मूल्य निर्धारण की सिफारिश जुलाई 2018 आधार वर्ष 375 रुपये दिन और 9,750 रुपये प्रति माह है। श्रम और रोजगार मंत्रालय में एक अनुसंधान इकाई की गठन की अनुसार, यानी कि न्यूनतम मजदूरी इस टाइम क्या है 375 रुपये, ठीक है, और मंथ में 997 रुपये है। यहाँ पर लिख लेते हैं।
डॉक्टर अनूप सतपथी की समिति की अनुशंसाएं हैं। अनूप सतपथी। देश भर में एक समान जीवन निर्वाह मापदंडों को सुनिश्चित करना, न्यूनतम मजदूरी कानून के सरल क्रियान्वयन का अनुपालन करना है। मजदूरी संहिता विधेयक 2017 में विशेषज्ञ समिति की कार्य पद्धति निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है। विशेषज्ञ समिति को कार्य पद्धति निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है। मजदूरी संहिता विधेयक 2017 में न्यूनतम मजदूरी में सुधार की मांग और एक राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने की अनुशंसा की गई है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के मापदंडों की अनुपस्थिति को भारतीय मजदूर कॉन्फ्रेंस और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसंधान द्वारा संबोधित किया गया है। इसमें न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियाँ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अनूप सतपथी वाले में बात की गई है। ठीक है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी यानी नेशनल मिनिमम वेजेज प्रवासी भारतीयों के लिए यात्रा भत्ता और विस्थापन भत्ता जैसे प्रस्ताव दिए गए थे। खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित कारखानों की स्थापना के लिए किए गए आवेदकों की जांच हेतु साइट अप्राइजल कमेटी की स्थापना की गई थी। यानी कि जो भी खतरनाक खाने हैं जिनमें डेथ या जो हानिकारक होती हैं, डेंजर्स बोली जाती हैं, उनकी जांच के लिए साइट अप्राइजल कमेटी की स्थापना की गई। अनुबंधित श्रमिक प्रदान करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को लाइसेंस अनिवार्य की आवश्यकता है।